नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। गुड मॉर्निंग इंडिया में शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर से शुरुआत। इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन है। युद्ध को लेकर हर दिन बुरी खबरों के बीच कल देर रात एक अच्छी खबर सुनने को मिली। हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए रेड क्रॉस की टीम उस जगह के लिए भी रवाना हो गई जहां बंधकों को रिहा किया जाना था। इजराइल ने भी उन इलाकों में बमबारी रोक दी थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले ये भी खबर आई कि अब हमास ने इन बंधकों को रिहा करने के लिए गाजा में ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी है। आपको बता दें कि इजराइल की घेराबंदी के बाद से गाजा में ईंधन संकट चल रहा है। हालांकि एक अच्छी खबर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां से तस्वीरें आ रही हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है। उमा शंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमा, कल देर रात 2 बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई हुई। कहा यह भी जा रहा है कि 50 दोहरी नागरिकता वाले लोगों की भी रिहाई की जाएगी। इस पर पेच कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है। क्या लगता है आगे? जी बिल्कुल, देखिए, जो हमास की तरफ से जानकारी आई कि उसने फ्यूल सप्लाई की शर्त जो है वो रखी है और उसके एवज में उसने 50 जो दोहरी नागरिकता वाले जो बंधक हैं उनको रिहा करने की बात जो है वो रखी है। लेकिन जो जानकारी ताजा आ रही है उसके मुताबिक ये कि जो इजराइल है उसने साफ तौर पे मना कर दिया है फ्यूल सप्लाई को लेकर और कहा है कि बेशक तमाम बंधक को छोड़ दें लेकिन फ्यूल सप्लाई तब भी नहीं की जाएगी। ये देखने में आया था कि जो अभी तक 54 ट्रकों की जो खेप पहुंची है गाजा, वहां पर उसमें कुछ फ्यूल के जो टैंकर्स थे वो भी थे और उसके बाद ही इजराइल की तरफ से ये भी जानकारी आई कि उसने ये कहा है कि राफा बॉर्डर से बिना उसकी निगरानी के कोई भी जो ट्रक है वो पास नहीं करेगा। तो ये ऐसा लगता है कि जो फ्यूल के कुछ ट्रक्स जो गए थे, हालांकि वो वहां पर हॉस्पिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी काफी जरूरत है, फ्यूल की काफी जरूरत है, लेकिन ये लगता है कि जो फ्यूल के ट्रक गए थे वो इजराइल की जानकारी के बिना, निगरानी के बिना निकल गए थे और इसलिए अब जो एक हार्ड स्टैंड जो है इजराइल की तरफ से आया है और कहा है कि तमाम बंधकों को भी छोड़ दे तो भी फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इजराइल को इस बात का अंदेशा है कि जो फ्यूल जाएगा वो हमास के जो लोग हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, युद्ध में उसका इस्तेमाल होगा और आगे आने वाले समय में जो ग्राउंड ऑपरेशन होना है इजराइल की तरफ से उसमें उसको और ज्यादा बड़ी चुनौती आएगी। तो ये साफ तौर पे कहा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से, कि जो मदद सामग्री में जिन बातों की सहमति दी गई है उसमें मेडिकल एड है, उसमें पानी है, उसमें खाने पीने की चीजें हैं और उसमें रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजें हैं, लेकिन ईंधन नहीं है। तो ये एक पेंच इस पे फंस गया है और अपनी तरफ से शर्त जो भी रखे हमास, लेकिन इजराइल उस पर मानने को तैयार नहीं है। उमा, ऐसे में आड़े दोनों ही देश हुए हैं अपनी अपनी जिद पर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर अब तक का हम ताज़ा अपडेट जानना चाहें, ताज़ा जानकारी, कुल इस युद्ध में अब तक 18वां दिन आज है, कितने लोगों की जान जा चुकी है? जी देखिए, अब तक जो है 5100 के आसपास लोगों की जो जान है वो गाजा पट्टी में गई है या वेस्ट बैंक में जो जान है वो गई है। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद 1400 इजरायली की जो जान है वो गई थी और उसके बाद जो जवाबी हमला शुरू हुआ है वो 18वें दिन भी जारी है। जो ये 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है उसमें 2000 से ज्यादा बच्चे हैं। बच्चों की बड़ी तादाद है वहां मरने वालों में, गाजा पट्टी में मरने वालों में। एक अहम बात यह है कि आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो जा रहे हैं इजराइल के दौरे पर और उनकी कोशिश सिर्फ इजराइल के साथ एक साथ दिखाने की नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश है कि एक फॉर्मूला लेकर जाएं और इसमें उन्होंने जो एक तय किया है उसमें अपना एक प्रपोजल जो है जिसको कि आज सामने रखा जाएगा और उसमें तनाव न बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बंधकों की कैसे रिहाई हो इसको लेकर वो चर्चा करेंगे और जो इजराइल की सुरक्षा जो सुनिश्चित हो पाए इसको लेकर भी बात करेंगे और साथ ही साथ 2 राष्ट्र के सिद्धांत के फॉर्मूले को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे दुनिया के अलग अलग देशों के जो नेता हैं वो इजराइल आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसी सिलसिले में आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी जा रहे हैं। हालांकि फ्रांस का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं है अरब के देशों पर, लेकिन उनकी आज कोशिश ये भी होगी कि जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति है अब्बास, उनसे भी उनकी बात हो और वो बाकी देशों के नेताओं से भी फोन पर बात करते रहे हैं।
तो एक और पीस इनिशिएशन लेकर जो है इजराइल आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कोई नतीजा निकलता दिख नहीं रहा, क्योंकि इजराइल जो है वो अपनी तरफ से ग्राउंड ऑफेंसिव की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका जो है लगातार डिले करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अपने नागरिकों की जो चिंता है, जो कि हमास के पास बंधक हैं। तो इन सब परिस्थितियों के बीच लगातार बमबारी जो है वो जारी है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो हमास की कमर तोड़ना चाहता है, उनके ज्यादा से ज्यादा ठिकानों को अंदर घुसने के पहले ही, गाजा में घुसने के पहले ही नष्ट करना चाहता है, और साथ ही साथ जो जिस तरह की इंटेलिजेंस वो जुटा रहा है ताकि जहां कहीं भी हमास के जो लड़ाके हों उनको वो मार सके और अपनी कैजुअलिटी कम से कम कर सके। तो युद्ध जो है अभी ठहरता नजर नहीं आ रहा, और बेशक शांति की कोशिशें भी साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल, युद्ध ठहरता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है। शांति की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, देशों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। तो युद्ध का आज 18वां दिन है। गाजा में अब तक, जैसा कि हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, 5100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। 2000 से ज्यादा बच्चों की जान इस युद्ध में अब तक जा चुकी है। 1119 महिलाएं हैं। 217 बुजुर्गों की जान इसमें गई है। 15,000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। तो इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को भी रिहा किया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति आज इजराइल के दौरे पर भी रहेंगे। पीएम मोदी ने भी जॉर्डन के किंग से बातचीत की है। हमारे संवाददाता उमा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां से जुड़ी ताज़ा जानकारी, उनसे बातचीत फिर से करने की कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, तो लगातार हम वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देशों की तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है इजराइल पर, हमास पर। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है इजराइल को ज़मीनी हमले को कुछ वक्त के लिए रोक दे या उसको धीमे कर दे, लेकिन ऐसा अभी ठहराव की स्थिति कहीं भी इस युद्ध में नजर नहीं आ रही है। जान लोगों की लगातार जा रही है। उमा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरीके से दबाव लगातार इजराइल पर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति उसकी तरफ से बढ़ती जाए, लेकिन ऐसे हालात लग नहीं रहे हैं। लगातार जो बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है नेतन्याहू से कि जमीनी हमले को थोड़ा सा रोक दे कुछ वक्त के लिए, क्या लग रहा है आपको उसका असर पड़ रहा है? जी देखिए, इसका असर कुछ न कुछ तो पड़ा जरूर है, क्योंकि जो इजराइल हमले के 7 दिन के भीतर ही ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुका था, वो अब तक ठहरा हुआ है। इस बीच में जो वक्त मिल रहा है उसमें जरूर वो रेड्स डाल रहा है गाजा पट्टी के अंदर, जहां पर वो हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। हमास के जो कई आतंकियों को उसने पकड़ने का दावा किया है वेस्ट बैंक में, और उन ठिकानों को लेकर लगातार वो निशाना कर रहा है, जहां इजराइल को शक है कि ये ठिकाने जो हैं वो इजराइल के जो आतंकवादी हैं अपने ऑपरेशन के लिए चला रहे हैं। खासतौर पे जो सघन रिहायशी इलाके हैं वहां से भी ऑपरेशन चलाने की जो बात है, वो इस तरह का दावा जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और इसलिए उनकी दलील है कि ऐसे इलाकों पे इसलिए हमला करना पड़ता है क्योंकि वहां से हमास के जो ऑपरेटिव हैं वो काम कर रहे होते हैं। जहां तक युद्ध को और ज्यादा टालने की बात है, तो इजराइल ये साफ कर चुका है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। इतना जरूर है कि इस बीच में जो वक्त मिल रहा है उसमें बंधकों को छुड़ाने के लिए नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है। कतर जो है बहुत एक्टिव भूमिका निभा रहा है। कल देखा हमने कि देर रात को 2 बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ा गया है। हालांकि हमास ने अपनी तरफ से ये कहा है कि मानवीय आधार पर इनको छोड़ा गया है। इसमें जो मध्यस्थता की वैसी भूमिका जो कतर की है वो नजर नहीं आई है, लेकिन कतर लगातार इस कोशिश में है, और इसलिए कतर ने अमेरिका से ये भी कहा है कि इजराइल पर वो दबाव बनाए कि गाजा पट्टी पर हमले रोके। और जैसा कि शर्त जो इजराइल हमास की तरफ से भी रखा गया है कि इजराइल अगर गाजा पट्टी पे हमले रोकता है तो बंधकों की रिहाई की एक सूरत हाल बनती है। और साथ के साथ अब ये भी शर्त हमास की तरफ से जोड़ दी गई है कि वो ईंधन की सप्लाई चाहिए, तब जाकर बंधकों को रिहा किया जाएगा। लेकिन इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया है कि चाहे वो बंधक को छोड़ भी दें, लेकिन जो फ्यूल सप्लाई है वो नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासतौर से अस्पतालों में बुरा हाल है। उमा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा मामले में उन्हें किसी भी दबाव में नहीं डाला गया, उन्होंने किसी भी दबाव में हलफनामा नहीं दिया। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में उन्होंने माना कि महुआ मोइत्रा का लॉगिन पासवर्ड दुबई से इस्तेमाल किया गया था। आप महुआ को कैसे जानते हैं?
महुआ मेरी दोस्त है 2017 से। महुआ ने आपके हलफनामे पर सवाल उठाए हैं, कहा कि आपने दबाव में हस्ताक्षर किए। मैंने किसी दबाव में हलफनामा नहीं दिया है। मेरे निर्देश पर मेरे वकील ने यह हलफनामा ड्राफ्ट किया, सीबीआई को भी भेजा है। क्या आपने दबाव में सवाल अपलोड किए थे? मुझसे गलती हुई, बाकी जो कहना था हलफनामे में कह दिया है। आपने क्यों कहा कि जय अनंत के आरोप गलत हैं? फिर स्टैंड क्यों चेंज कर लिया? जब ये मामला एथिक्स कमेटी में गया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपना व्यक्तिगत पक्ष रखूं। क्या सवाल अडानी के खिलाफ थे? मोदी को टारगेट करने के लिए अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए। क्या उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के संपर्क में थी? मैंने अपने हलफनामे में जो बताना था बता दिया। आप अपने हलफनामे पर कायम हैं? हाँ। क्या विदेशी मीडिया हाउस और अडानी के पूर्व कर्मचारियों से महुआ को मदद मिली? क्या महुआ ने ये जानकारियां आपको खुद दी हैं? जी हाँ। क्या आपने महुआ का लॉगिन पासवर्ड यूज किया? ये गलती मुझसे हुई। बीजेपी ने कहा है कि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है। कितनी बार लॉगिन पासवर्ड यूज किया? रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। क्या आपने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत करवाई? मैंने जो कहना था वो हलफनामे में कह दिया है। क्या महुआ को 75 लाख 2019 चुनाव से पहले दिए थे? मैंने जो कहना था वो हलफनामे में कह दिया है। अभी कुछ और नहीं जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन 75 लाख और 2 करोड़ की पेमेंट के बारे में हलफनामे में कुछ नहीं लिखा है। मेरी जो भूमिका थी वो हलफनामे में लिख दिया है। जूते, ज्वेलरी, बैग, वाइन, कैश, कई चीजें देने के आरोप हैं। क्या ये सिर्फ दोस्त को गिफ्ट थे? मैं हलफनामे में जो कह चुका हूँ अभी वही कहूंगा। जांच के समय जो पूछा जाएगा बता दूंगा। कांग्रेस का विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही सीएम भूपेश बघेल की घोषणाएं जारी हैं। भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि हम दोबारा से सत्ता में आते हैं तो एक बार फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस की कर्ज माफी विनिंग फैक्टर साबित हुई थी। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार में 17 लाख किसानों का 9,720 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। आज शक्ति में आए हो और आज सारे नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान लोग शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में फिर से गर्माता दिख रहा है। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरागे पाटिल ने सरकार को म्याद दी है, 24 अक्टूबर को खत्म हो रही है। वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के सुर भी 24 घंटे के भीतर नरम पड़ गए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन फिर एक बार तेज होने की राह पर है। ऐसे में शिंदे सरकार ने रविवार को एक विज्ञापन दिया और मराठाओं को आर्थिक पिछड़े कोटे में आरक्षण पा सकते हैं यह याद दिलाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में ही सरकार को अपने सुर नरम करने पड़े और एक नया विज्ञापन अखबार में देना पड़ा। मराठा अपने आप को पिछड़ा बताकर आरक्षण की मांग कर रहा है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर आंदोलनकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में इसे पसंद नहीं करते और शायद यही वजह है कि शिंदे सरकार को 24 घंटे के भीतर मराठाओं को जाति आधारित आरक्षण देने की अपनी वचनबद्धता दोहरानी पड़ी है। राज्याचे प्रमुख माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी अतिशय स्पष्टपणे कल ही राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे। ये मामला बहुत ही नाजुक है, इसे सुलझाने का पूरा प्रयास सरकार करेगी। सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं आहे, आम्ही सगळे पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी आहोत। मैं मनोज जरंगे जी से ये कहना चाहूंगी कि जो दो युवकों ने जो आत्महत्या की है, इस विषय को लेकर
आप मराठा अपने समाज को, सभी युवकों को ये कहिए कि इस प्रकार की आत्महत्या तक न पहुँचे, और आत्महत्या से कुछ फलित नहीं होगा। आप अपने कुटुंब, अपने जो निकटवर्ती है उनको भी आप दुख देंगे। तो ये भी आह्वान उन्होंने करना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान मैं मनोज जरंगे को करती हूँ। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरंगे पाटिल साफ कर चुके हैं कि 24 अक्टूबर तक अगर आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो 25 तारीख से वे फिर एक बार आमरण अनशन पर बैठेंगे। जर 24 तारखेच्या आत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, 14 सितंबर तक अगर सरकार ने हमें आरक्षण नहीं दिया तो 25 तारीख से मैं आमरण अनशन पर फिर बैठूंगा। मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 25 तारखेपासून आमरण उपोषण पुन्हा सुरू करणार आहे। 24 घंटे के भीतर मराठाओं को लेकर सरकार के बदले सुर ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। ठाकरे गुट ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए तो एनसीपी ने आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आज मैंने देखा कि हर अखबार में उनकी एडवर्टाइजमेंट है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, कितने वाला आरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री टोटल फेल्यूर है, देवेंद्र फडणवीस फेल्यूर है, अजीत पवार तो भाग रहे हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो उनसे मामले में, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? और कितने लोगों की जान आप लेना चाहते हैं? अनेक घटक आरक्षण मागतायत, मराठा समाज मागताय, मराठा, लिंगायत, धनगर और मुस्लिम समाज आरक्षण मांग रहा है। सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। बोलण्यापेक्षा एक स्पेशल असेंबली बोलवावी। दशहरे के बाद महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जोर पकड़ सकता है और ये सरकार के लिए एक और कसौटी साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि 50% के आरक्षण की मियाद को नहीं लांघा जा सकता। ऐसे में मराठा आंदोलनकर्ताओं को सरकार आरक्षण का लाभ कैसे दिलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पुणे से प्रतीक्षा पारखी के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक में 1.5 साल के बाद एक बार फिर से हिजाब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रही परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई। दक्षिणपंथी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में हिजाब पर रोक नहीं होगी। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नीट परीक्षा के दिशा निर्देशों को जानना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इससे मुद्दा क्यों बना रहे हैं। नीट परीक्षा के लिए लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है, इसलिए KEA के लिए भी ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हिंदू संगठन इस तर्क से सहमत नहीं। KEA द्वारा पारित आदेश संविधान के खिलाफ है। ये संविधान का अपमान है। आदेश को रद्द करना होगा। ये अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने का एक प्रयास है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कॉरपोरेशंस और राज्य के कुछ निगमों में बहाली के लिए परीक्षा लेने जा रही है। अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि जो महिलाएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने आएंगी उन्हें परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले आना होगा ताकि उनकी सही ढंग से स्क्रीनिंग की जा सके। कुछ छात्रों ने धार्मिक कारणों का हवाला दिया और अनुरोध किया कि कुछ परीक्षाओं में हिजाब की अनुमति दी जाए। हमने इसकी अनुमति नहीं दी। बार बार अनुरोध करने के बाद हमने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति देने का फैसला किया। उन्हें 1 घंटे पहले आना होगा। एक महिला अधिकारी उनकी स्क्रीनिंग करेगी और वे परीक्षा दे सकेंगी। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि इसकी परीक्षाओं में हिजाब पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। हिजाब को लेकर यहाँ कर्नाटका में काफी विवाद हुआ था, हिंसा भी हुई थी। अब नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। बात बढ़ते हुए प्रदूषण की, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। सोमवार को मुंबई की हवा दिल्ली से कुछ कम जहरीली तो रही, लेकिन आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में हवा खराब श्रेणी में रही। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। सड़कों पर एंटी स्मॉग गन मशीन दौड़नी शुरू हुई, पर कितनी और निर्देशानुसार कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्या धूल नियंत्रण के नियम लागू हुए हैं, इसी की पड़ताल करती हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ऐसे निर्माण कार्य ताबड़तोड़ जारी हैं। आंकड़े कहते हैं कि 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स मुंबई में हैं। इनसे उड़ती मिट्टी धूल ने मुंबई की हवा जहरीली कर दी है, लेकिन एनडीटीवी की खबर का असर है कि अब मुंबई में एंटी स्मॉग गन मशीन दौड़ने लगी है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में लगातार प्रदूषण की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं और एनडीटीवी की खबर का असर ही एक तरह से कहेंगे कि अब देखें मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में नजर आती थी, अब एंटी स्मॉग गन नजर आ रही है। यानी कि पानी का छिड़काव खासतौर से उन जगहों पर किया जा रहा है जहां कंस्ट्रक्शन का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो जो एंटी स्मॉग गन ये मशीन है वो किस तरह से काम करती है, इसे धुंध गन या वाटर कैनन भी कहा जाता है। आसमान में फैले धुंध के कणों को हटाने का काम करती है। इसका उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर फैला होता है। ये ऐसी मशीन है जो पानी की बारीक बूंदों को हवा में छिड़काव करती है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश जैसा एहसास इस वक्त हो रहा है। तो इसको हवा में तेजी से फोर्स के साथ फेंका जाता है, जिससे जो कण है हवा में वो जमीन पर आकर गिरता है, जिससे धूल और प्रदूषण के कण जो है वो कम होने लगते हैं। कहा जा रहा है कि फौरन 6 और कुछ ही दिनों के भीतर करीब 30 ऐसी एंटी स्मॉग गन मशीन सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। हमने पाया कि फिलहाल ये इकलौती मशीन पूरे दक्षिण मुंबई के अलग अलग 5 वार्ड में घूम घूम कर पानी का छिड़काव कर रही है। अभी वर्ली से आगे निकलकर एंटी स्मॉग मशीन जो है वो गिरगांव पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसका पानी खत्म हो चुका है। अब आप ये देखिए कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ बताया ये जा रहा है कि 6000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर इस एक एंटी स्मॉग गन मशीन से क्या होगा। शुरुआत हो चुकी है एक ऐसी मशीन के साथ और बताया जा रहा है कि 5 मशीनें जल्द ही यहाँ पर एक्टिवेट की जाएंगी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर। 30 लाने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बताया जा रहा है करीब 1 महीने का समय लग सकता है। बीएमसी के हालिया दिशा निर्देश कहते हैं कि 1 एकड़ या उससे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 35 फुट ऊंची आयरन शीट लगे। इससे कम एरिया वाली साइट्स पर 25 फुट ऊंची आयरन शीट लगानी होगी। निर्माणाधीन इमारत पर हरा कपड़ा या फिर जूट शीट लगे। निर्माण वाली जगह पर 15 दिन के भीतर स्प्रिंकलर और 30 दिन के भीतर एंटी स्मॉग गन मशीन लगे। कटिंग, ड्रिलिंग घेरे या ढकी हुई जगह पर ही हो। साइट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों और जहां ये नियम लागू न होते दिखे वहां निर्माण कार्य को फौरन बंद किया जाए। मुंबई के वायु गुणवत्ता की बात करें तो वो खराब श्रेणी में दिखती है, खासतौर से दिवाली के बाद दिसंबर और जनवरी महीने में। लेकिन एक तस्वीर आपको हम मुंबई के मरीन ड्राइव से टॉप एंगल की भी दिखाते हैं कि किस तरह से धुंध की वजह से ये इमारतें नजर नहीं आ रही हैं। तो प्रदूषण का ये स्तर जो मुंबई में है, आज भले ही वो एक मॉडरेट कैटेगरी में नजर आ रहा हो, लेकिन अक्टूबर में कई दिनों में ऐसा हमने देखा है कि यहाँ पर खराब श्रेणी में हवा रही है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यहाँ पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम। बीएमसी की महत्वाकांक्षी ये जो प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड, उसकी तस्वीरें आप देखें। लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये एक रियलिटी चेक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये कोस्टल रोड का, और करीब समझिए ये 6.5 से 7 फुट ऊंची की आयरन शीट है। तो बीएमसी का ही ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है और आयरन शीट की ऊंचाई करीब 7 फुट है। नियमतः 35 फुट होनी चाहिए। तो देखते हैं ये तब्दीलियां खुद कब बीएमसी करती है। मुंबई में मौजूदा वायु गुणवत्ता 127 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में तो दर्ज की गई, लेकिन कुछ हिस्सों में खराब श्रेणी या फिर इसके करीब बनी रही। विपक्ष पूछ रहा है, महाविकास अघाड़ी सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का क्या हुआ। जब हमारी सरकार थी, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी किया था। वो आज भी बीएमसी के वेबसाइट पे है। दुर्भाग्य की बात यही है कि वो क्लाइमेट एक्शन प्लान पे इस सरकार ने, ये जो रेजिम है, सरकार तो नहीं है, जो कुछ व्यवस्था है, उसने कुछ भी कार्रवाई की नहीं, ना शुरुआत की। हमने शुरुआत करी थी। पर्यावरणविद भी सवाल उठा रहे हैं। आप कोस्टल रोड के साइड पे जाएंगे तो बाजू के बिल्डिंग में वो लोग खिड़की नहीं खोल सकते, इतना धूल है। पूरा मुंबई में रोड डगअप है, कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ पूरा गवर्नमेंट पूरा मुंबई को खोद के रखा है। एक कहावत है कि मुंबई में रह के ऐसा दिखता है
कि मुंबई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमको पोजीशन पहले ही मिल गया। ये मुंबई का बुरा स्थिति है। हमारे पीछे जो आप ये निर्माणाधीन इमारतें देख रहे हैं, ऐसे आधे अधूरे नहीं बल्कि दिशा निर्देश ये कहते हैं कि पूरी इमारत को या तो हरे कपड़े या फिर जूट की शीट से कवर करना होगा ताकि धूल उड़कर बाहर ना आए, हवा में ना फैले। अब ये दिशा निर्देश पालन उसका हो रहा है या नहीं, उसके लिए मुंबई के जो कुल 24 वार्ड्स हैं वहां पर 50 स्क्वाड को तैनात करने की बात कही जा रही है और नियमतः हर दिन ये स्क्वाड कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगे और देखेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो वीडियो बनाएंगे और फिर नोटिस जारी कर उस कंस्ट्रक्शन को वहीं पर रोका जाएगा, भले ही वो सरकारी साइट हो या फिर गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन साइट। बीएमसी के नए गाइडलाइंस यही कहते हैं। अब जमीन पर इसका पालन हो रहा है या नहीं, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। हजारों भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ये परंपरा 970 साल पुरानी है। देखिए रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों की महासप्तमी से महानवमी के बीच हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर उजान बाजार इलाके में स्थित उग्रतारा मंदिर में लोग विशेष दुर्गा पूजा प्रसाद के लिए आते हैं। उग्रतारा का ये मंदिर 1725 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने बनवाया था, लेकिन देवालय ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव के रिकॉर्ड 1044 ईस्वी से मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा दुर्गा पूजा उत्सव है जो 9 शताब्दियों पुराना है। Ugrotara is one of the most powerful Shaktipeeth and there are 3 रूप्स of माँ। उग्रतारा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी के 3 रूप हैं और उन सभी की पूजा की जाती है। Itself one of the powerful deity throughout the world। पूरे असम से भक्त खास मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और राज्य की सबसे पुरानी पूजा परंपरा में से एक का हिस्सा बनते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर उग्रतारा मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वो बाहर का जो पूजा है ये हमारा यहाँ में शक्तिपीठ है, वो है इसलिए बाहर में 7 दिन होता है और हमारे यहाँ में 3 दिन होता है, सप्तमी से नवमी तक। हमारा यहाँ में पीठ है इसलिए हमारा आवाहन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। माना जाता है कि उग्रतारा देवालय में सती का नाभि भाग है, जो दक्ष यज्ञ में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति शिव के कंधे से यहाँ गिरा था। गुवाहाटी के लोगों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान उनका यहाँ पहुँचना परंपरा का हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल सभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।